आज हम आपको क्लास 8th के साइंस का मिड टर्म जो कि 8 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, उसका यहाँ सैंपल पेपर है, सॉल्व कराएंगे। उसको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उनको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर देके फुल में से फुल नंबर ला सकते हो। समय अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट और इसका अंक होगा अधिकतम अंक 60 अंक का। यहाँ सभी प्रश्न करने होते हैं। 5 भाग दिए हुए हैं, क्या क्या गेट गेट है, कुछ बहुविकल्पीय है, कुछ लघु उत्तरीय है, कुछ दीर्घ उत्तरीय है। इन सभी के हमें यहाँ प्रश्न उत्तर देने, एक भी प्रश्न यहाँ छोड़ना नहीं है, सभी को हमें यहाँ सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं। हमें बताना है कि कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है। गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब है जिसे हम दोबारा से पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोयला, जल, मिट्टी और सूर्य सारे नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला अनवीकरणीय गैर नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा प्रश्न हमारा, लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लकड़ी जब कोयले में बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, कार्बनीकरण। अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, खरपतवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, खरपतवार। जो पौधे फसलों के साथ अवांछित तरीके से उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, रबी की फसल का उदाहरण है। हमें यह बताना है कि रबी की फसल का कौन सा उदाहरण है। आलू, प्याज, जूट, दालें। यहां दालें इसका सही आंसर हो जाएगा। रबी की फसल दाल होती है। चना आदि ये कब बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है, रबी की फसल होती है। चना, मटर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, फसलों को पानी देने को हम क्या कहते हैं। फसलों को पानी देने को हम सिंचाई कहते हैं, हमने पढ़ा था। फसलों को पानी देने को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अगला छठा प्रश्न है, शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। कि पहला ऑप्शन किण्वन, बी अपघटन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी नाइट्रीकरण। तो शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। सातवां प्रश्न है हमारा, पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, एक ईंट को मेज पर 3 अलग अलग तरीकों से रखा गया है। जैसा कि चित्र में दिखाई, ए स्थिति में अधिक, स्थिति बी में अधिकतम, सभी स्थितियों में बराबर। हमें बताना है कौन सी स्थिति में यहाँ अधिकतम होगा। तो स्थिति सी है, वह उसमें क्या होगा, अधिकतम होगा। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया सी स्थिति में सबसे ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है हमारा नवा, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और असंपर्क बल। तो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेशीय बल। 10वां प्रश्न है हमारा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दाब। 11वां प्रश्न हमारा, तरल पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा द्रव। द्रव एक तरल पदार्थ होता है। गैसें भी तरल पदार्थ हो सकती है। जब कैसे आपने देखा होगा, जो हम उनको सिलेंडरों में भर देते हैं दाब और बल लगाकर, तो लगता है कि तरल अवस्था में होती है, परंतु यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव।
अगला प्रश्न है हमारा 12वां, दरवाजों के कब्जों पर तेल लगाने का प्रभाव। यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए, घर्षण बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, घर्षण घट जाएगा। ऑप्शन सी, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और ऑप्शन डी, अपरिवर्तित होगा। हमने देखा होगा तेल या ग्रीस लगाते हैं हम तो क्या होगा? घर्षण घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, घर्षण घट जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, फलों और सब्जियों को धोने की आवश्यकता कैसे होती है? उनको हमें बताना है। क्यों धोना चाहिए हमें फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले? क्यों धोना चाहिए? आपने देखा होगा कीटनाशक और रसायनों को हटाना धोने से पहले, और सब्जियों पर जो कीटनाशक लगे होते हैं उनको हम धोने से क्या है वो हट जाते हैं। और हानिकारक जो रसायन है वो उनके अवशेषों को भी हम धोने से हटा सकते हैं। अगर हम उनको धोएंगे नहीं तो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा है धूल, गंदगी और जीवाणुओं को दूर करना। अगर हम उनको धोएंगे तो जो उनमें धूल मिट्टी लगी हुई है वो दूर हो जाती है। और खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनने वाले जीवाणु जैसे ई कोलाई को हटाकर भोजन को सुरक्षित बनाया जाता है। अब इसका अथवा है उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। इसका दूसरे का अथवा में दिया हुआ है ये प्रश्न। उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। पहला है उत्पत्ति, खाद एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ है जो पशु या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक जैविक या कृत्रिम दोनों हो सकते हैं और उद्योगों में बनाए जा सकते हैं। खाद तो एक प्राकृतिक जैविक पदार्थ होता है और जो उर्वरक होता है वो जैविक या कृत्रिम हो सकता है, परंतु ज्यादातर ये कृत्रिम ही होता है। दूसरा इसका पोषक तत्व, उर्वरक पौधों को सांद्रित और आसानी से उपलब्ध पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और जबकि खाद में हमेशा उर्वरकों को जितने पोषक तत्व नहीं होते, और यह समय के साथ मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करता है। आपने देखा होगा हम खेतों में खाद डालते हैं, वो तो खाद डालते धीरे धीरे गलता और कई सालों बाद उसका असर देखने को मिलता है, परंतु जो उर्वरक है उसको हम तुरंत डालते हैं और आसानी से ज्यादा पैदावार प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हम निम्नलिखित बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? पहला दिया हुआ है यहाँ डेंगू। डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं? आपने देखा होगा इस टाइम डेंगू चल रहा है, बारिश हो रही है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं और उनसे हमें डेंगू होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे कैसे बच सकते हैं? अपने घर के आसपास क्या करें हम, पानी जमा ना होने दें और कूलर, टंकी, फूलदान, जो भी गमले हैं वहां खाली रखें और उन्हें साफ रखें। अगर उनमें पानी भरा हुआ है तो हम उनको खिलाते रहें, उनको बार बार हटाते रहें। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए हमें, और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनना चाहिए। इस तरह हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। अगला, हैजे से बचाव कैसे कर सकते हैं हम? हैजे से बचाव के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई रखें। हम हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखें और पीने के साफ पानी का उपयोग करें। जो साफ पानी हो, पीने लायक हो, उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए। अशुद्ध या गंदे पानी का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें। जो भी हमारे खाने वाले पदार्थ है उनको हमें ढक कर रखना चाहिए, और खुले में बिकने वाले भोजन से हमें बचना चाहिए। जो भोजन खुले में बिक रहा है उसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों से रिलेटेड है। हवा में कोयले के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब देखो, हवा में जब कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4 जैसी गैसें उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है, ड्राई क्लीन के लिए विलायक के रूप में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो ड्राई क्लीन के लिए हम विलायक के रूप में परक्लोरोएथिलीन, जैसे हम पर्क भी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, इन पेट्रोलियम उत्पादों का हम उपयोग करते हैं। इसको पर्क शॉर्ट में बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? परक्लोरोएथिलीन।
पांचवा प्रश्न है हमारा, पूर्ण रूप लिखे। एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है वो बताना है हमें। द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है हमें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। छठा प्रश्न है हमारा, घर्षण और फिसलने की स्थिति। आप गलती से संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी एक बाल्टी गिरा देते हैं, क्या इससे आपके लिए फर्श पर चलना आसान हो जाएगा या मुश्किल? अब देखो, हमारी संगमरमर के फर्श और साबुन के पानी से भरी एक बाल्टी गिरा देते हैं तो हमारा वहां चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां घर्षण कम हो जाता है। इससे फर्श पर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? साबुन के पानी के कारण फर्श और पैरों के बीच का घर्षण बल कम हो जाता है। अगर घर्षण बल ही कम हो जाएगा तो हम चल कैसे पाएंगे? घर्षण बल के कारण तो हम चलते हैं, जिससे हमारे पैर फिसलने लगेंगे और हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। इसमें अथवा प्रश्न दिया हुआ है एक, यहाँ अथवा में जो दो प्रश्न दे रखे होते हैं उनमें से एक प्रश्न को करना है, चाहे ऊपर वाले को कर ले या फिर अथवा वाले को, दोनों में से किसी एक प्रश्न को हमें यहाँ करना होता है। दो सतहों के बीच घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है? कोई तीन बिंदु लिखी, कोई तीन तरीके बताने हैं जिनको हम घर्षण को कम कर सकते हैं। पहला, चिकनाई का उपयोग। सतहों के बीच में स्नेहक, कौन कौन से स्नेहक हो सकते हैं? जैसे ग्रीस या तेल, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। इनके उपयोग से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा, सतहों को चिकना बनाना। अगर हम सतहों को पॉलिश करके, अगर क्या करते हैं, हम सतहों को पॉलिश करके चिकनी बना देते हैं तो घर्षण कम हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, रोलर या बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। अगर हम रोलर या बेल बेयरिंग का उपयोग करें तो फिसलने वाले घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलकर, जैसे पहियों या बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, जीव विज्ञान और खाद्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम बताइए। हमें यहाँ दो प्रतिजैविकों के नाम बताने हैं। पहला होता है पेनिसिलिन और दूसरा होता है सेफ्लोस्पोरिन। ये दोनों क्या है? प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्कुट जैसे सूखे खाद्य पदार्थ आसानी से खराब नहीं होते। आपने देखा होगा बिस्कुट कई महीनों तक चलते रहते और खराब नहीं होते, इसका कारण क्या है? तो बिस्कुट जैसे सूखे खाद्य पदार्थों में पानी की बहुत कम मात्रा होती है, जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक को पनपने और भोजन को खराब होने के लिए आवश्यक नमी प्रदान नहीं करता। भोजन हमारा किससे खराब होता है? अगर नमी मिल रही है भोजन को तो उस नमी को आकर के बैक्टीरिया और कवक पनपते हैं, जिससे हमारा भोजन खराब हो जाता है। परंतु बिस्कुट जो होता है उसमें पानी की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए वो खराब नहीं होते। अगला प्रश्न है सी का पार्ट, खमीर से बने किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बता दें जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, खमीर द्वारा बनते हैं। ब्रेड और इडलिया डोसा, इडलिया डोसा। ये अथवा का प्रश्न है दूसरा यहाँ। अथवा, अथवा का पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव क्या है? हमें बताना है सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा पार्ट है, सूक्ष्म जीवों के चार प्रमुख समूह के नाम लिखिए। हमें बताना है सूक्ष्म जीवों के चार प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, जहां इसको फंगाई बोलते हैं, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी। अब अगर पांचवी का भी नाम पूछे तो यहाँ हो जाता है विषाणु या वायरस। अगला प्रश्न है, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होता है? जो विषाणु होते हैं वो अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से इस प्रकार भिन्न होते हैं
कि केवल अन्य जीवों की कोशिकाओं के अंदर ही विकसित हो सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं, जबकि अधिकांश अन्य जीव स्वयं ही जीवित रह सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। अब देखो, जो वायरस होता है वो मृत होते हैं, अगर वो किसी मनुष्य के या जानवर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे तो वो मृत अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वो उसके अंदर रहकर जीवित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, दाब। प्रत्येक बर्तन के आधार पर घटते दाब को क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। 8वां प्रश्न है, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ए में 200 ml पानी भरा हुआ है, बी में 40 ml पानी भरा हुआ है, सी में 400 ml पानी भरा हुआ है और डी में 40 ml पानी भरा हुआ है। देखो, सबकी स्ट्रक्चर, सबकी संरचना, आकार अलग अलग है और सब में अलग अलग पानी भरा हुआ है। अब हमें बताना है, प्रत्येक बर्तन में पानी का आयतन ऊपर दर्शाया गया है। अब हमें व्यवस्थित करना है, प्रत्येक बर्तन के आधार पर घटते दाब क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा पहले जो दाब किसमें है वो बताना है, फिर उसके बाद कम, फिर कम और धीरे धीरे हमें कम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए सी डी बी। स्पष्टीकरण यहाँ दिया हुआ है, तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब मुख्य रूप से तरल के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि बर्तन के आधार की क्षेत्रफल या तरल की कुल मात्रा पर। तो किस पर निर्भर कर रहा है वो? स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, गहराई पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है बी, प्रत्येक बर्तन के आधार पर दाब में अंतर का कारण स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ दाब में अंतर है उसका कारण स्पष्ट करना है। प्रत्येक बर्तन के आधार पर दाब में अंतर का मुख्य कारण पानी के स्तंभ की ऊंचाई है, गहराई है, हमने बता दिया था गहराई है। दाब की गणना सूत्र P बराबर PGH द्वारा कर सकते हैं, जहां P रो ये होता है तरल का घनत्व गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और H हाइट तरल के स्तंभ की ऊंचाई गहराई है। क्योंकि सभी बर्तनों में पानी है इसलिए रो और जी का मान समान है, अतः दाब सीधे तौर पर ऊंचाई के समानुपाती होता है। तो यहां किसके समानुपाती हो गया? दाब किसके समानुपाती हो गया? ऊंचाई के समानुपाती हो गया। इसके आधार पर दाब उतना ही अधिक होगा, भले ही पानी की मात्रा या बर्तन का आकार कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है हमारा सी, क्या गैसें उस बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालती है जिसमें उन्हें रखा जाता है? हाँ, बिल्कुल डालती है। गैसें उस बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालती है जिसमें उन्हें रखा जाता है। क्यों? गैस के अणु लगातार यादृच्छिक गति करते रहते हैं और बर्तन की दीवारों से वो क्या है, टकराते रहते हैं। इन अणुओं के दीवारों से टकराने से उन पर लगने वाला बल लगता है। उन पर क्या लगता है? जो टकराते रहते हैं तो उसके कारण उन पर बल लगता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब। इसलिए गैसें उस बर्तन पर की दीवारों पर दाब डालती जिसमें उन्हें रखा जाता है। अगला प्रश्न ये दृष्टिबाधितों के लिए दिया हुआ है, दबाव को परिभाषित कीजिए। दाब को अभी हमने बताया था, दाब या दबाव एक ही बात होती है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब। तो P बराबर F अपॉन A, P बराबर F अपॉन A। F क्या हो गया? बल, फोर्स, और A हो गया क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसकी पास्कल इकाई होती है पास्कल। दाब की जो इकाई है वो क्या होती है? पास्कल। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना अधिक आरामदायक होता है। क्यों? आपने देखा होगा, अगर पतली पट्टियों की बजाय हम जो चौड़ी पट्टियां होती है बैगों में लगी होती है उनको उठाना आसान होता है। क्यों?
पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना अधिक आरामदायक है, क्योंकि चौड़ी पट्टियां दाब को कम करती है, जो लगने वाला दाब है उसको वो कम करती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देती है। दाब बल और क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। जब बैग का भार चौड़ी पट्टी पर वितरित होता है तो संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्या तो उसके क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ने से समान बल के लिए कंधों पर लगने वाला बल या दाब कम हो जाता है, जिससे दर्द या असुविधा कम होती है और बैग उठाना अधिक आरामदायक महसूस होता है। फसलों में गेहूं, सरसों जिन खेतों में बोई जाती है उनके साथ ये उगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पकी हुई फसल को काटने और रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई। पकी हुई फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम कटाई कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, फलीदार पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं। चौथा प्रश्न है, कॉड लीवर तेल विटामिन डी से भरपूर होता है। जो कॉड लीवर होता है, तेल होता है, वो विटामिन डी से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसलें कौन से मौसम में बोई जाती है? खरीफ की फसलें बोई जाती है वर्षा मौसम में। जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस टाइम खरीफ की फसलें बोई जाती है। खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, सत्य असत्य बताना है हमें। घर्षण हमारे लिए सदैव उपयोगी होता है, क्या ये सही है? क्या घर्षण हमारे लिए सदैव उपयोगी होता है? नहीं, क्योंकि घर्षण कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी होता है। जैसे मशीनें टूट जाती है घर्षण से, जूते घुस जाते हैं, पुल घिस जाते हैं, तो घर्षण लाभदायक तो होता है, इसके साथ साथ क्या होता है? हानिकारक भी होता है। दूसरा, स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था घर्षण को कम करने वाले कारक कौन से, तो वहां हम स्नेहक का उपयोग करके उसको कम कर सकते हैं, तो इसका ये सही हो गया, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? संपर्क क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है चौथा, साबुन लगा फर्श घर्षण बढ़ने के कारण फिसलन भरा होता है। असत्य, घर्षण बढ़ता नहीं है, वहां घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर साबुन से भरी बाल्टी या साबुन के पानी से भरी बाल्टी को हम फर्श पर फैला देते हैं तो वहां घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा चलना कम हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, घर्षण सदैव सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, घर्षण हम जिस दिशा में चलते हैं हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ग्यारहवां प्रश्न है हमारा, वन्य जीव और वन संरक्षण से संबंधित। पहला है, वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 अंतर हमें बताने हैं। पहला तो उद्देश्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य होता है जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर या फिर उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना। क्या किया जाता है इसमें? जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें मुख्य उद्देश्य जो जानवर रहते हैं उसमें उसी प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण किया जाता है। जबकि चिड़ियाघर में क्या है, आपने देखा, वो जानवरों को कैद करके रखा जाता है, उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, शिक्षा और प्रजनन के लिए हम उसको उपयोग में लेते हैं। आवास दूसरा, अभ्यारण्य में जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। देखा हुआ है, हम जब प्राकृतिक अभ्यारण्य में जाते हैं तो जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, जबकि चिड़ियाघरों में उन्हें सीमित और कृत्रिम बाड़ों में रखा जाता है। तीसरा है हमारा मानव हस्तक्षेप। आपने देखा होगा अभ्यारण्यों में मानव हस्तक्षेप सीमित होता है और केवल वन्य जीवों को प्रभावित न करने वाली गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि चिड़ियाघरों में मानव गतिविधि अधिक होती है और जानवरों की देखभाल सीधे मनुष्य द्वारा
की जाती है। चिड़ियाघरों में क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं उनकी देखभाल मनुष्य द्वारा की जाती है, और अभ्यारण्य में मानवीय हस्तक्षेप सीमित होता है, ना के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वनों की कटाई के दो कारण लिखिए। पहला, कृषि विस्तार। बढ़ती जनसंख्या की भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि भूमि विस्तार एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए भी हमें अन्न का उत्पादन करना चाहिए, भोजन का उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम, जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विस्तार भूमि का बढ़ रहे हैं, इसलिए वनों को काटा जा रहा है। दूसरा, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास। जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए आवास भी चाहिए, उद्योग और सड़क भी चाहिए। तो इस बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्या होता है, वन भूमि का उपयोग किया जाता है और वनों को काट दिया जाता है। इसका 11वें का अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसका, हम वन जीवों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। इसके कोई 3 तरीके हमें बताने हैं। पहला तरीका है, वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या होना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करनी चाहिए। इन क्षेत्रों को संरक्षित करके वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे शिकार और आवास के विनाश से बचाव हो सकता है। दूसरा क्या है, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए। अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए और उनका प्रभावी ढंग से पालन करना भी आवश्यक है। तीसरा है, जागरूकता बढ़ाना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। लोगों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि वन्य जीवों का हम संरक्षण कर सकते हैं और उसके बारे में शिक्षित करना चाहिए लोगों को, और उनके संरक्षण के प्रयासों में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा बी, दुर्लभ प्रजातियां क्या हैं, कोई 2 उदाहरण बताइए। बताना है हमें दुर्लभ प्रजातियां क्या होती है और उनके 2 उदाहरण बताने हैं। दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। क्या होता है, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है और निकट भविष्य में वे क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, नहीं समाप्त हो सकते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ प्रजातियां। यदि उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता, इनकी आबादी बहुत बिखरी हुई हो सकती है या किसी विशेष स्थान तक सीमित हो सकती है। दुर्लभ प्रजातियां क्या होती है, एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है और या तो उनकी संख्या लुप्त हो सकती है भविष्य में, या उनकी संख्या बहुत कम हो सकती है। कौन कौन से, एक उदाहरण देखो। पहला तो एक सींग वाला गैंडा। जो गैंडा है एक सींग वाला, वो हमें बहुत ही कम दिखाई देता है, कई विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। ये समाप्त होने वाली कैटेगरी में हो सकता है। और हिम तेंदुआ, जो क्या होता है, ये बर्फीले जगह पर पाया जाता है। या लाल पांडा भी होता है, एशियाई शेर होते हैं। सारी आदि क्या है, ये दुर्लभ प्रजातियां हैं जो मुश्किल से देखने को मिलती है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। 12वां प्रश्न है हमारा, राधे का परिवहन संबंधी निर्णय। राधे स्कूल जाने के लिए कार पुलिंग का इस्तेमाल करना पसंद करता है। कार से वो स्कूल जाता है। अन्य अवसरों पर वह निजी परिवहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना पसंद करता है। छोटी दूरी के लिए वह पैदल या साइकिल से जाता है। यहाँ उत्तर बताने हमें, कार पुलिंग के क्या लाभ है। कार पुलिंग के कई लाभ है। पहला तो ईंधन की खपत कम होती है, जिससे आर्थिक बचत होती है। मान लो अगर हम एक कार में 4 लोग जा रहे हैं तो ईंधन की खपत भी कम होगी, क्योंकि 3 गाड़ियां जहां जाने से बच जाती है और उन गाड़ियों में ईंधन का खपत नहीं होते, वो बच जाता है, जिससे हमें ये आर्थिक बचत भी होती है। दूसरा, वातावरण में कार्बन कम उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन होगी। अगर 4 कारों की जगह अगर एक कार चलती है तो क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है। अगर देखो, अगर हम कार पूलिंग करते हैं, 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं या फिर 4 अलग अलग 4 गाड़ियों में जा रहे हैं, तो फर्क होता है ना। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण भी घटता है। पार्किंग की समस्या कम होती है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार छोटी दूरी के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अच्छा है। क्या होता है, छोटी दूरी के लिए परिवहन का अच्छा साधन हो सकता है पैदल चलें। अगर ज्यादा नजदीक है तो हमें पैदल चला जाना चाहिए या फिर साइकिल का उपयोग करना चाहिए। यह न केवल
पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसमें कोई लागत भी नहीं आती है। देखो अगर हम पैदल चलते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं तो कोई लागत नहीं आती और इससे हमारा शरीर भी सही रहता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। अगला प्रश्न है, हम अपनी ओर से जीवाश्म ईंधन की खपत कैसे कम कर सकते हैं? हमें बताना है कि हम अपनी तरफ से कौन कौन सी कोशिशें कर सकते हैं जिनसे जीवाश्म ईंधन की खपत कम हो सकती है। कोई 2 बिंदु बताने हैं। पहला, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का अधिक उपयोग करना। अगर हम क्या करें, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो आसानी से हम उसको खपत को कम कर सकते हैं। निजी वाहनों का कम उपयोग करके हम सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो आदि का सहारा ले सकते हैं या सहकर्मियों, दोस्तों के साथ हम कारपूलिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, हम पैदल भी जा सकते हैं, पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, साइकिल का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पीसीआरए द्वारा सुझाए गए कोई 2 सुझाव लिखिए। पहला, नियमित गति से वाहन चलाएं और अनावश्यक रूप से तेज गति से बचें। अगर हम नियमित गति से वाहन चला रहे हैं, एक स्पीड से, सामान्य स्पीड से चला रहे हैं तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती। तेज चलाएंगे तो अचानक तेज करने या ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। एक समान नियंत्रित गति से ड्राइव करें क्योंकि तेज और रुक कर गाड़ी चलाने से ईंधन की अधिक खपत होती है। टायर का दबाव सही रखें और वाहन का नियमित रखरखाव करवाएं। हमें क्या करना चाहिए कि टायरों में हवा का दबाव सही हो, क्योंकि कम दबाव वाले टायर अधिक ईंधन खर्च करते हैं। साथ ही वाहन की नियमित सर्विसिंग करवाएं ताकि इंजन कुशलता से काम करे और ईंधन की बचत हो सके। 13वां प्रश्न है हमारा, रेनू ने अपनी दादी को घर पर आम का अचार बनाते देखा। आमतौर पर हमारी दादियां, मम्मियां घर पर आम का अचार बनाती है। उन्होंने कच्चे आम के कटे हुए टुकड़े के 2 जार में डाले और फिर दोनों में से एक जार में ढेर सारा नमक और तेल डाला। फिर उन्होंने दोनों जार को धूप में रख दिया। कुछ दिनों बाद रेनू जार देखने गई तो उसने पाया कि जार में कुछ रोगाणुओं की वृद्धि हुई थी। उसने वह जार अपनी दादी को दिखाया, जिन्होंने जार की सामग्री फेंक दी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण की सामान्य विधियां क्या है? कोई 2 विधियां बताइए कि खाद्य संरक्षण, हम खाद्यों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। पहला है प्रशीतन। पहली क्या है हमारी, प्रशीतन है। इस विधि में क्या है, भोजन को कम तापमान पर रखते हैं, हम फ्रिज में रख सकते हैं। कम तापमान पर रखकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं या फिर उनको रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों को हम कहां रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरा, सुखाना। इस विधि में भोजन से नमी, पानी को हटाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है। उदाहरण के लिए अनाज, दालें या सूखे मेवे, इनको क्या है, हम सुखाते हैं। सूखने के बाद ही हम इनके भंडारण करते हैं जिससे ये खराब ना हो। अगला प्रश्न है हमारा, यदि रोगाणु वाले जार की सामग्री खा ली जाए तो क्या होगा? यदि रोगाणु द्वारा संक्रमित जार की सामग्री खा ली जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, खाद्य विषाक्तता हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और अन्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। अगर उनको खा ले तो हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, इसलिए हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें सी, पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण एक खाद्य संरक्षण विधि है जिसमें तरल पदार्थों जैसे दूध, जूस को एक विशिष्ट उच्च तापमान पर थोड़े समय के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। क्या होता है, पहले इसको बहुत गर्म किया जाता है उच्च तापमान पर और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया आदि, ये नष्ट हो जाते हैं और भोजन खराब होने से बच सकता है और उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है, जबकि उसके स्वाद और पोषण मूल्यों को जैसा है वैसा बनाए रख सकते हैं। डी, आम के टुकड़ों में नमक और तेल क्यों डाला जाता है?
नमक परिरक्षक का कार्य करता है। नमक एक प्रभावी प्राकृतिक परिरक्षक है। यह आम के टुकड़ों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। नमक की अधिक सांद्रता ओस्मोसिस परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी निकाल देती है, जिससे वे निष्क्रिय मृत हो जाते हैं और उनकी वृद्धि नहीं होती। तेल का क्या कार्य है? ऑक्सीजन अवरोधक और परिरक्षक। तेल एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो आम के टुकड़ों को हवा या ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से रोकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कई बाहरी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है, जो भोजन को खराब होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त तेल स्वयं भी सूक्ष्म जीवों के लिए एक अनुप्रयुक्त माध्यम प्रदान करता है। क्या होता है? तेल भी एक अनुप्रयुक्त माध्यम प्रदान करता है जिससे संरक्षण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। सदियों से शिकार और अतिक्रमण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वनों का क्षरण हुआ है और पौधों व जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है। भारत सरकार ने वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हम सभी की भागीदारी के बिना यह आंदोलन सफल नहीं हो। सदियों से क्या होता है, शिकार और अतिक्रमण चल रहा है, उसके कारण वनों का नुकसान हुआ है और पौधों और जानवरों की कई जातियां विलुप्त हो गई हैं। भारत सरकार ने भी कुछ कोशिशें की है, लेकिन हम सभी की भागीदारी के बिना यह आंदोलन सफल नहीं होगा। हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, वनों और वन्य जीवों से क्या उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं? दो नाम बताने हमें। वनों से देखो क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। इमारती लकड़ी, फर्नीचर निर्माण के लिए जलाऊ लकड़ी, औषधियां, जड़ी बूटियां, गोंद, रेजिन, फल और अन्य गौण वन उत्पाद जैसे बांस, घास आदि, ये सारी हमें प्राप्त हो सकती हैं। वन्य जीवों से शहद भी प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से रेशम भी प्राप्त होता है, लाख और कुछ विशेष जानवरों से ऊन भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एक ऐसे संगठन का नाम बताइए जो जानवरों को मारने या अवैध शिकार के लिए खिलाफ काम करता है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, पैटा। इसको हम क्या बोलते हैं? पैटा। पैटा एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों को मारने, उनके प्रति क्रूरता और अवैध शिकार के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करता है। अन्य उदाहरणों में हो सकता है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी WASCS, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF या इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFWA। ये सारी संस्थाएं हैं। ये क्या करती है, इनका कार्य क्या होता है बेटा? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों को मारने और उनके प्रति क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाती है। अगला प्रश्न है सी, हम वन और वन जीवों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हम वन और वन जीवों के संरक्षण में निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकते हैं। पहला, अवैध शिकार और वन कटाई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए हमें। दूसरा, पौधारोपण अभियान में भाग लेना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना चाहिए हमें। चौथा, वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों को वन जीवों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में हमें शिक्षित करना चाहिए, उनके बारे में उनको बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप अपने इलाके की हरित संपदा के रखरखाव में कैसे योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों की सूची बनाइए। पहला तो हम पौधरोपण कर सकते हैं और उन पौधों की हम नियमित देखभाल कर सकते हैं, और दूसरा, स्वच्छता बनाए रख सकते हैं हम और उनका उचित अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अगर हम उचित प्रबंधन करेंगे तो हम हमारे आसपास क्या करेंगे, पर्यावरण को साफ रख सकेंगे। 15वां प्रश्न है, यहाँ एक आरेख 2 टीमों को रस्साकशी खेलते हुए दर्शाता है। टीम ए बाईं तरफ है और 50 न्यूटन बल से खींच रही है, जबकि टीम बी दाईं और 450 न्यूटन बल से खींच रही है। अब हमें यहाँ बताना, ये प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं कि रस्सी पर लगने वाला कुल बल क्या है। एक बाईं तरफ खींच रही है, एक दाईं तरफ खींच रही है। तो टीम ए द्वारा लगाया गया बल है 500 न्यूटन बाईं ओर, टीम बी द्वारा लगाया गया बल है दाईं ओर 450।
अब क्या करेंगे, एक तरफ बाईं ओर है, एक तरफ दाईं ओर है, तो दोनों विपरीत दिशा में लग रही है, तो 500 में से हम 450 न्यूटन कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो नेट बल क्या हो गया, 50 न्यूटन। अगला प्रश्न हमारा, रस्सा कस्सी में से कौन सी टीम जीतेगी? सीधी सी बात है, टीम ए जीतेगी, क्योंकि टीम ए ने 500 न्यूटन बल लगा रखा है और इसलिए ए जीतेगी। अगली कंडीशन है, ऐसी दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें लगाया गया बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन का कारण बनता है। क्रिकेट गेंद को मारना, बल्लेबाज द्वारा जब गेंद को मारा जाता है उसकी दिशा बदल दी जाती है, देखती है बॉलर उसको फेंकता है दूसरी दिशा में, और जब उसको बल्लेबाज मारता है तो वो दूसरी दिशा में चली जाती है। साइकिल के हैंडल को घुमाना, साइकिल चलाते समय हैंडल को मोड़ने पर साइकिल की दिशा बदल जाती है। अगर हम सीधे चला रहे उसको मोड़ देते हैं हैंडल को तो क्या उसकी दिशा बदल जाती है। अगला प्रश्न है डी, ऐसी दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें लगाया गया बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। पहला, रबर बैंड को खींचना, अगर हम उसके रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। और दूसरा, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाने से कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो आकार देने पर मिट्टी का आकार बदल जाता है। अगला प्रश्न ये दृष्टिबाधितों के लिए है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। दाब उस क्षेत्रफल से संबंधित होता है जिस पर बल लगाया जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो दाब कम होता है, लेकिन जब दाब वाले क्षेत्रफल को कम किया जाता है तो दाब बढ़ जाता है। अब हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने, हमें ए है, समान भार वाली दो महिलाएं एक नुकीली एड़ी वाली सैंडल पहनती है, जबकि दूसरी सपाट तलवों वाली सैंडल पहनती है। दो महिलाएं हैं जिनका वजन समान है, एक नुकीली एड़ी वाली सैंडल पहनती है और दूसरी सपाट प्लेन। रेतीले समुद्र तट पर चलते समय कौन अधिक सरलता से चल पाएगी? जो सपाट तलवों वाली सैंडल पहनने वाली महिला है वो आसानी से चल पाएगी, उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है कि वो ऐसे क्यों कर पाएगी, सपाट सैंडल पहनने वाली महिला आसानी से क्यों चल पाएगी। सपाट तलवों वाली सैंडल पहनने वाली महिला का क्षेत्रफल नुकीली एड़ी वाली सैंडल के मुकाबले अधिक होता है। दाब का सिद्धांत बताता है कि जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा। P बराबर F अपॉन A, इसलिए सपाट तलवों वाली सैंडल पहनने वाली महिला का दाब कम लगता है और वो महिला रेत में कम धसेगी, और बिना धसे या कम धसे वो आसानी से चल पाएगी। और नुकीली एड़ी वाली, उसकी जो एड़ियां है, नुकीली सैंडल है, वो धस जाएगी और वो चलने में असमर्थ होगी। अगला प्रश्न है, 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर और बल दिया हुआ है 100 न्यूटन, तो हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा दाब बराबर P बराबर F अपॉन A, क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल। तो बल है हमारा 100 न्यूटन और उसमें 4 का भाग दिया तो इसका क्या आ जाएगा 25 ये पास्कल, ये दाब की इकाई होती है, दाब की SI यूनिट इकाई। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट डी, वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर मौजूद हवा, जो हवा हमारे चारों ओर मौजूद है, द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो हवा हमारे पर बल लगा रही है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। इसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर को, बैरोमीटर का उपयोग
किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का।